गाइस, मैं हूं बेंजिर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। आज दिन भर मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। मतलब दिन भर इतनी ज्यादा काम था तो मुझे ऐसे ब्लॉग करने का मौका ही नहीं मिला। अमायरा को लेकर भी थोड़ा सा बिजी थी और आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज है जो मैं कल देने वाली हूँ। ठीक है, उस प्रिपरेशन के लिए भी थोड़ा सा बिजी थी तो इस वजह से दिन भर मैंने ब्लॉग नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम शाम को बैठेंगे, अमायरा को खिला के पूरा काम निपटा के आराम से बात करने बैठेंगे। ठीक है, कम से कम आधा घंटा टाइम तो मिल जाएगा आप लोगों के साथ बिताने के लिए। बताइए आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। तो मैंने सोचा कि आज मेरी डिलीवरी की जो जर्नी है, जो प्रेगनेंसी की जो जर्नी है और डिलीवरी की कहानी है, वो उसको मैं आज पूरा कर ही देती हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा करके बोलने से आज पूरा क्लियर कर देती हूँ। इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा टाइम लेकर आज बैठा जाए। तो मैंने कहाँ तक बोली थी आप लोगों को कि मुझे डिलीवरी रूम पे ले जाया गया। मेरी यहाँ पे चैनल किया गया था। इस जगह कहाँ पर किया था? इस जगह चैनल किया गया था और यहाँ पे वो मुझे सलाइन लगाया गया था। उसके बाद मुझे डिलीवरी रूम पे ले जाया गया। अब जब मुझे ओटी पे ले जाया जा रहा था तो मुझे एक स्ट्रेचर आए घर, मतलब मेरी रूम पे 1419A पे एक स्ट्रेचर आए और स्ट्रेचर से मुझे ले जाने वाले थे। तो मैंने सोचा कि अभी तो ऑपरेशन हुआ नहीं, मुझे स्ट्रेचर पे क्यों बिठाएंगे, मतलब लेटाएंगे। वो देखे ना मेरा, मतलब अब तक जबकि मैं कूल बैठी थी, मेरी मतलब धड़कन रुक सी गई, इतनी ज्यादा टेंशन हुई मुझे। कोई बात नहीं, फिर मैं लेट गई और तब घर पे कोई नहीं था। मतलब मेरी जो रूम थी उसमें मेरे हस्बैंड या फिर मेरे फादर अलाउ नहीं थे, वो लोग बाहर वेट कर रहे थे। हमारा तो बाहर वेट कर रहे थे। तो फिर जब मुझे लेटा के बाहर कॉरिडोर की ओर ले जाया गया, तब मैं देखी पापा और सुप्रियो को देखकर ना मुझे इतना ज्यादा रोना आ गया। मुझे लग रहा है कि मैं जैसे कोई ब्लैक होल में जा रही हूँ और ये लोग देख रहे हैं और पता नहीं, मैं सिचुएशन बोल नहीं सकती। अब मैं मतलब अपनी बत्ती से दिखा रही हूँ, लेकिन तब का सिचुएशन मैं बोल नहीं सकती। बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन था उस वक्त। मैं अपनी मतलब पापा और हस्बैंड दोनों को छोड़ के ऐसी जगह जा रही थी जहां पर मैं किसी को जानती नहीं थी और पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। कुछ मतलब एक होता है ना कि अननोन लोगों के साथ इतना टाइम बिताना और एक नई कुछ लाने के लिए जा रही हूँ, टेंशन तो होगा ही। और ज्यादा से ज्यादा सुप्रियो के फेस देखकर मुझे टेंशन हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग और लविंग है और वो ऐसे दिखाते नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब मेरे ऊपर कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन मुझे पता है वो बहुत केयरिंग और लविंग है, क्योंकि उसका असली रूप बाहर आता है जब कहीं मैं मायके जाती हूँ या फिर मैं कहीं भी, मतलब मैं जब दिल्ली में थी तब दिल्ली से अगर जब मैं यहाँ पे आती थी तो यहाँ मतलब कोलकाता आती थी मायके, और यहाँ से जाने के बाद मैं देखती थी कि वो दुबला हो गया है, उसका हालत खराब हो गया है और हर एक बार उसको बुखार हुआ है। मैं जब भी मायके आई हूँ हर एक बार बुखार हो गया। तो पता नहीं कि वो कहते कि तुम सामने रहते हो तो कोई बात नहीं, झगड़ा कर लू, लड़ लू, लेकिन तुम चले जाते हो तो ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा सूनापन लगता है कि क्या बताए। तो वही मैं उसके फेस में बिल्कुल नजर आ रहा था जब मैं जा रही थी। उसका फेस देख के लग रहा था कि वो बिल्कुल टूट गया है। अब बहुत ज्यादा नर्वस थे मुझे लेकर, और उसने ना वो डॉक्टर से बात भी की थी कि ओटी में मैं रह सकता हूँ या नहीं, और डॉक्टर ने परमिशन भी दे दिया था। डॉक्टर ने कहा था मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी नर्व की प्रॉब्लम सही है, आप अगर खून वून देख के मतलब डर नहीं जाओ तो आप आ सकते हो, लेकिन आपको हॉस्पिटल वाले से एक परमिशन लेना होगा। तो परमिशन मिल भी जाते, लेकिन मैंने उनको मना किया, क्योंकि शायद से वो मुझे उस हालत में देखने के बाद में उसको शायद प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, क्योंकि एक होता है ना मतलब दिल से कमजोर आदमी। मुझे ऐसा लगा कि मैं सबसे ज्यादा करीब हूँ उसकी, तो कमजोरी उसको ना महसूस हो, इसलिए मैंने मना कर दिया था एंड मोमेंट पे। पहले तो मैं भी चाहती थी कि सुप्रियो मेरे साथ रहे। तो उन दोनों के, पापा की और सुप्रियो के फेस देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ और मैं रो पड़ी। मैं बिल्कुल रो रही थी उस वक्त। तब जो स्ट्रेचर जो चला रहे थे, जो भैया थे, उन्होंने कहा कि आप रो क्यों रहे हो, कोई बात नहीं, आप तो खुशखबरी लाने जा रहे हो, आप रो मत। तो मुझे ऐसे करके ओटी में ले जाया गया। जब मुझे ओटी में
जब मुझे मतलब बिल्कुल एकदम गेट में एंट्री करने वाली थी, उस वक्त पापा और सुप्रिया आए। दोनों ने मेरे सर को सहलाया और कहा ऑल द बेस्ट और कुछ नहीं होगा। आजा अमायरा, आ जाओ अमायरा, आ जाओ। अमायरा आने वाली है मेरे पास। अमायरा, अमायरा हाय बोलो, हाय बोलो सबको, हाय बोलो, हाय मम्मा, यहाँ पे हाय बोलो, हाय हाय। गुजुजा। तो फिर वहाँ पे जाकर मुझे स्ट्रेचर से जो ओटी टेबल था वहाँ पे मुझे लेटाया गया। अब वहाँ पे 2 सिस्टर थी। जो सिस्टर ने मेरे साथ, मुझे बेलव्यू की स्टाफ की बेसिकली बहुत अच्छा लगा, उन लोगों के व्यवहार, उन लोगों की बिहेवियर बहुत अच्छा लगा मुझे, बेलव्यू के स्टाफ की बिहेवियर सच में। आमरी में फिर भी मुझे 1-2 स्टाफ की बिहेवियर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ओवरऑल बेलव्यू में हर एक स्टाफ के व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। और दे आर वेरी पोलाइट, वेरी काम, कूल एंड वेरी पोलाइट। तो जो सिस्टर थे इतनी मतलब सुंदर से मेरे साथ बात कर रही थी, जैसे लग रहे थे कि बहुत दिनों से वो लोग मुझे जानते हैं। और फिर उन्होंने मुझे स्ट्रेचर से ओटी टेबल में शिफ्ट किया और मेरे सारे शरीर में कुछ मशीनें लगाया गया, जैसे कि मेरे उसे क्या कहते हैं जो हाँ बीपी मशीन लगाया गया था, और यहाँ पे भी चेस्ट पे भी लगाया गया था। तो ईसीजी मशीन, राइट, ईसीजी मशीन लगाया गया था। तो ईसीजी मशीन भी लगाया गया था, बीपी मशीन भी लगाया गया था, ऑक्सीमीटर भी लगाया गया था। मतलब ऑक्सीजन लगाया नहीं था, लेकिन वो मतलब ऑक्सीजन चेक करने लायक ऑक्सीमीटर भी लगाया गया था। मतलब मुझे बहुत सारे मशीनों से घेर दिया। और मेरी जो डॉक्टर है, मेरा जो ड्रेस था, मतलब जो किट मुझे दिया गया था ओटी किट, वो ब्लू कलर की थी। और मैं जब एंट्री हुई मेरी ओटी में तो देखा जो सारे स्टाफ है सबने ग्रीन कलर का वही यूज एंड थ्रो ड्रेस पहना हुआ था। सिर्फ मेरा वाला जो डॉक्टर है, डॉक्टर चांद्री भट्टाचार्य, उन्होंने ब्लू किट पहना था। तो मुझे देखकर उन्होंने कही कि बेंजी कैसे लग रही हूँ मैं। तब मैंने उनको कहा कि आप तो बिल्कुल मेरे से मैचिंग करके पहने हो ये। तो बोले हाँ, मैं अपने फैशन के साथ मैचिंग करके ही ये पहनती हूँ। और मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी, पता नहीं क्यों, पूरा हॉस्पिटल में ही अजीब लगी। वहाँ पे ना जितने सारे चप्पल थे उसके कोई पेयर्स नहीं थे। मतलब दोनों पैरों में दोनों अलग पेयर्स पहना जाता था। जैसे राइट पैरों में अगर ग्रीन कलर की चप्पल हो तो लेफ्ट पैरों में ब्लैक कलर की चप्पल। ओटी में भी वही था, डॉक्टर के दोनों पैर में दोनों अलग अलग चप्पल था। तुम टर्टल से खेलो बच्चा, टर्टल से खेलो, खेलो, आओ पापा का बच्चा। तो फिर वहाँ पे मतलब वैसे दोनों अलग अलग चप्पल पहना हुआ था। तो मैंने डॉक्टर को कहा आपका चप्पल ऐसा क्यों है? तो डॉक्टर ने कहा पता नहीं, बेलव्यू का चप्पल है ऐसा क्यों है, कभी भी मुझे ठीक पेयर नहीं मिलता, अलग अलग पेयर्स के मुझे सैंपल मिलता है। तो ऐसे करके थोड़ा मजाक हुआ और थोड़ा जो वहाँ की जो क्या कहते हैं उसको, वातावरण था वो थोड़ा तो वो थोड़ा लाइट हो गया। मतलब वो ऐसे थोड़ा सा चुटकुले मस्करा करके थोड़ा सा लाइट हो गया। और मेरी जो डॉक्टर था आनंद शर्मा, जो एनास्थीशियन था, माय गॉड, इतना मतलब कूल डॉक्टर के मैं क्या बताऊं। मुझसे पूछ रहे थे आप कहीं काम करते हो? मैंने कहा नहीं, मैं पहले काम करती थी। आपके हस्बैंड किस में है? मैंने कहा मेरे हस्बैंड सीबीआई में है। हाँ सीबीआई में है, पहले बताना चाहिए था, मैं आपका चैनल नहीं करती, मैं आपका एनास्थीशियन नहीं करती, अगर कुछ हो गया तो आपके हस्बैंड तो मुझे जेल में डाल देंगे। बिल्कुल ऐसे करके मेरे साथ मस्करा कर रहे थे। और जो डॉक्टर थी चांद्री भट्टाचार्य, वो भी ऐसे ही मतलब मजाक कर रही थी। मैं उसके बाद मेरे सारे चेक होने के बाद फिर डॉक्टर आनंद शर्मा ने कहा कि हम आपको एनास्थीस करेंगे, तो उसके लिए आपके स्पाइनल में एक इंजेक्शन दिया जाएगा जिसमें कोई भी पेन नहीं होगा। आप घबराओ मत, आप अगर मुझे हेल्प करोगे इंजेक्शन देने में तो ज्यादा जल्दी से आपका इंजेक्ट हो पाएगा और आपकी जो मतलब उसे क्या कहते हैं, मतलब जो सेंस जो है जल्दी चले जाएंगे, उसे क्या कहते हैं,
वैसे ही मतलब मैं वही बताना चाहती हूँ कि जिस काम के लिए इंजेक्शन दिया जा रहा है कि मतलब आपको सेंसलेस करने के लिए, तो वो जगह बिल्कुल सेंसलेस हो जाएगा और जल्दी से जल्दी अगर आप मुझे हेल्प कर पाओगे तो मैंने कहा मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने मुझे दिखाया आपको ऐसे स्ट्रेट बैठना होगा और जो ये कंधा है ये थोड़ा ऐसे करके डाउन करके पीठ का जो वो स्पाइनल कॉर्ड है उसको एकदम स्ट्रेट करके ऐसे करके बैठना होगा, ताकि जो स्पाइनल है पीठ का वो बिल्कुल स्ट्रेट हमें एकदम मतलब टाइट मिले और उसकी एक गैप में हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब जब मैं ओटी से पहले यूट्यूब सर्च किए थे, वहां पे मैंने बहुत सारे मतलब मैं एक जगह नहीं, मैंने यूट्यूब गूगल दोनों सर्च किए थे, वहां से मुझे पता चला था कि जो इंजेक्शन होता है वो 2 या 3 बार लगाया जाते हैं आपका वो जगह सेंसलेस करने के लिए। लेकिन मुझे कहा गया डॉक्टर ने कि अगर आप मुझे हेल्प करोगे, मैं जैसा बोल रहा हूँ अगर आप वैसे ही करोगे तो आपको एक इंजेक्शन से ही काम चल जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर क्या इज इट पेनफुल, मैंने यही पूछा था उनको। डॉक्टर ने कहा था इट इज नॉट पेनफुल। मैंने कहा इसका कोई साइड इफेक्ट है? डॉक्टर ने कहा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो भी है वो रूमर्स है, आप रूमर्स पे बिल्कुल ध्यान मत देना। मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सब कहते हैं कि आप स्पाइनल में इंजेक्शन लगा रहे हो, इसके कारण आप कभी भी खड़े नहीं हो पाते, सीजर बहुत मतलब भारी चीज होता है, ये होता है वो होता है, तो वैसा कुछ नहीं है। तो आपका ये इंजेक्शन बस आपके उस जगह को सेंसलेस करने के लिए है, आप मुझे हेल्प करो तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। तो मैंने डॉक्टर ने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया। मेरी पूरे पीठ में जो ओपन वाला वो मैंने बताया था रिबन वाला मेरा ड्रेस था, तो ओपन कर दिया गया और मेरे पूरा पेट में वो लगाया गया, मतलब बिटाडाइन लगाया गया। बिटाडाइन से वो मतलब डिसइंफेक्ट किया गया। उसके बाद वो इंजेक्शन लगाया गया। और सच पूछिए, सब बोलते हैं कि इंजेक्शन लगाने वक्त बहुत दर्द होता है, मेरा तो कोई दर्द नहीं हुआ। एकदम बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ। अगर किसी का सी सेक्शन होने वाला है तो मैं उसको मैं उसको बिल्कुल मतलब कह रही हूँ कि डट के लो और तुम हेल्प करो डॉक्टर को, तो डॉक्टर ही तुम्हें हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि तुम अगर मतलब टेंशन से बैठे रहोगे बॉडी एकदम स्टिफ करके, तो तुम्हें दर्द होगा। डॉक्टर जैसा कहता है वैसा करो तो बिल्कुल दर्द नहीं होगा। जब इंजेक्शन लगाया गया चींटी काटने की जैसा इतना छोटा सा मतलब पेन हुआ, और मेरी इंजेक्शन एक ही बारी में बहुत अच्छी तरीके से लगाया गया। मुझे सिस्टर ने भी बोला और डॉक्टर ने भी बोला कि आप इतनी अच्छी तरह से बैठे रहे कि आपका एक इंजेक्शन से ही काम हो गया, अब आपको कुछ भी नहीं होगा, अब आप लेट जाओ। फिर मुझे लेटाया गया। अब मैंने ना वो मेरा वो रखा है स्टेम सेल मैंने रखा है, कॉर्ड लाइफ से मैंने स्टेम सेल रखा हुआ है। तो स्टेम सेल का लड़का भी आया हुआ था मुझसे, अम्बिलिकल कॉर्ड का एक पोर्शन वो स्टोर करके रखते हैं। मतलब ऐसा अभी तो सबको पता होगा कि एक जो अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे माँ के शरीर से बच्चे के शरीर जुड़ा हुआ रहता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड का एक हिस्सा आप कॉर्ड बैंक पर स्टोर कर सकते हो, जिसके कारण अगर फ्यूचर में कभी कोई ईश्वर ना चाहे कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप उसी से बच्चे का ट्रीटमेंट या फिर माँ बाप का कोई ट्रीटमेंट है तो वो आगे कर सकते हो। इसीलिए हमने वो डिसीजन लिया था कि हमें कॉर्ड रखना है, कॉर्ड सेल रखना है, तो हमने वही किया। तो वो रखने वाले थे, तो इसीलिए जो कॉर्ड सेल का जो बंदा था वो आए और मुझसे सारे पूछे कि आपका नाम मंजिल है, आपका नाम सुप्रिय, आपका हस्बैंड का नाम सुप्रियो है, तो ये सारी चीज मतलब पूछ के बाद उसके बाद उन्होंने मेरा एक ब्लड टेस्ट किया। उसी हालत में मेरा एक ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया नहीं मतलब ब्लड लिया टेस्ट करने के लिए, है ना? ब्लड लिया। वो किस लिए लिया था ब्लड का सैंपल? मैच करने के लिए कि ये वो सेल तुम्हारा ही है। अच्छा, वो बाद में वो लोग मतलब जब वो सेल लेके चले जाते हैं, बाद में वो लोग अपने बैंक में जाके उसे मेरे ब्लड के साथ वो सेल का मैचिंग करने के लिए वो लेते हैं ब्लड, और इसलिए मेरा ब्लड लिया गया। और मैं बताना चाहती हूँ ये कि ओटी में कितने लोग थे। ओटी में थे मेरे एनेस्थीशियन डॉक्टर आनंद शर्मा, मेरी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर चांद्री भट्टाचार्य, उनका एक हेल्पर था
उनका नाम मुझे अभी राकेश कुछ नाम था, अभी याद नहीं आ रहा है। उनका एक हेल्पर था और जो था पेडियाट्रिशियन था डॉक्टर लोकेश पांडे, और एक कॉर्ड लाइफ का बंदा था, 2 सिस्टर थे और एक बंदा था जो कि कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे थे। अब जो बंदा कंप्यूटर में काम कर रहे थे उन्होंने एक शिव जी की मंत्र लगाया हुआ था। वो वहां पर पता नहीं वो कौन से मंत्र है, कभी भी मुझे सुनाई नहीं दिया, आगे भी या बाद में भी, लेकिन उस टाइम पे मुझे वो सुनने में बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई भी गॉड हो, मतलब किसी भी गॉड का कोई भी चीज सुन रहे हो आप, तो आपने आप में एक शक्ति आ जाता है। तो मुझे लग रहा था मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए ही वो मतलब मंत्र वहां पर चलाया गया था। तो वैसा एक सिचुएशन था। और डॉक्टर आनंद शर्मा जो थे वो मेरे से हमारा होने के बाद तक, मतलब जब तक मैं ओटी में थी तब तक मुझसे कंटिन्यूअस बातें करते गए, कंटिन्यूअस मतलब बहुत सारे बातें करते गए कंटिन्यूअस। तो फिर अच्छा लगा मुझे, मैं तो ऐसे ही बहुत सारी बातें कर रही थी क्या। फिर मुझे उसके बाद में बताती हूँ। उसके बाद मुझे लिटाया गया। उसके बाद फिर मुझे कहा कि आप नीचे की साइड में कोई हलचल महसूस कर रहे हो। मैंने कहा हाँ ये देखो मैं अपना पैर हिला रही हूँ। कह रहे कि आप अपना पैर हिलाओ। तो मैंने कहा हाँ ये देखो मैं अपना पैर हिला रही हूँ। मैंने ऐसा ऐसा उनको बोल रही हूँ। मेरा ना अभी मतलब वहां पे सेंस है, अभी ऑपरेट मत कीजिए। तो डॉक्टर चांदनी भट्टाचार्य कह रहे नहीं नहीं तुम्हें कौन ऑपरेट करे, हमको अभी मतलब यहाँ को मतलब डिसइंफेक्ट करना है या इन्फेक्शन ना हो इसके वजह से हम बिटाडिन लगाएंगे, हम वहाँ साफ सुथरा करेंगे, ये सब करेंगे। तो डॉक्टर आनंद शर्मा के साथ मैं ऐसे ही बात कर रही थी, आपका घर कहाँ पर है, ये है वो है, ऐसे बिल्कुल मतलब एकदम कूलिस्ट जैसे घर में है ऐसे। फिर मैं 2-3 मिनट बाद ऐसे बोल रही थी डॉक्टर मेरा ऑपरेट तो नहीं कर रहे हो ना, मेरे वहाँ पे सेंस है, मुझे पता चल रहा है कि डॉक्टर मेरे पेट में हाथ दे रहे हैं। तो डॉक्टर आनंद शर्मा कहने के लिए नहीं नहीं कोई तुम्हारे पेट में हाथ नहीं लगा रहा है, बस वो साफ कर रहे हैं, उनको साफ सुथरा करना होता है, वहां पे टैप लगाना होता है, ये होता है वो होता है, ऐसे करके उन्होंने बोल रहे थे। थर्ड टाइम जब मैंने बोला कि डॉक्टर नीचे अभी भी मेरा सेंस है, देखना मेरे पैर हिल रहा है और अभी भी मेरा सेंस है, आप देखो कि कुछ मतलब अभी ऑपरेट मत करो, आप बाद में ऑपरेट करो। तब डॉक्टर चांदनी भट्टाचार्य बहुत हंसने लगे। तब डॉक्टर आनंद शर्मा ने कहा ऑपरेशन कब का हो चुका है, अब आप काउंटडाउन शुरू कीजिए, अब आपका बच्चा बाहर निकालने वाला है। मैंने कहा हाँ ऑपरेशन हो गया, मैं अपना पैर हिला रही हूँ करके, वो आपके दिमाग का खेल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नीचे का पोर्शन कब का सेंसलेस हो चुका है, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चला, आपका सीजर भी हो चुका है, बस अभी बच्चे बाहर निकालने की हम मतलब वेट कर रहे हैं बाहर निकालने के लिए, आप काउंटडाउन शुरू करो। कह के मेरे एकदम बिल्कुल मेरे कान के पास आकर ऐसे कहने लगे कि 1 2 3 ऐसे करके बोलने लगे। और उसके बाद अचानक से मेरे पेट के ऊपर से एक खींचापन महसूस हुआ, जैसे कुछ खींच के बाहर निकल रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ मुझे। तब मैंने पूछा कि खींच के बाहर निकल रहे हैं क्या। तब डॉक्टर चांदनी ने कहा ये यूट्यूब का असर है, ये सब कुछ यूट्यूब का असर है, सब ये पेशेंट लोग यूट्यूब से सब कुछ जानबूझ के आ जाते हैं और यहाँ पे आके ओटी में आके अपना डॉक्टर ही फैलाते हैं, ऐसे बोल दिया मुझे। फिर डॉक्टर आनंद शर्मा ने कहा कि आ गया बाहर, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन बेटी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटी हुई है, मतलब ऐसे बोलते, तो ऐसे बोल रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सब उससे यही पूछा वो ठीक तो है ना। तब मुझे नीचे से एक आवाज आई, मेरी जो सामने था ना वो ऐसे मतलब एक पर्दा दिया गया था, ग्रीन कलर का एक पर्दा दिया गया था, मेरे पेट के नीचे क्या हो रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं लेटी हुई थी लेकिन फिर भी नहीं दिखाई दे रहा, डॉक्टर का भी फेस भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि सामने जो है एक पर्दा लगाया गया था ग्रीन कलर का। तो फिर मैंने कहा मेरे बच्चे सही तो है ना, ठीक तो है ना। तो फिर नीचे से एक डॉक्टर का आवाज आया कि मैं पेडियाट्रिशियन हूँ लोकेश पांडे, पहले मुझे देखने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि बच्चा सही है या नहीं। फिर उन्होंने बच्चे का चेकअप किया। अब मैं पूछ रही थी मुझे दिखाइए बच्चा। अब मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जब बच्चा निकाला गया मेरे पेट से, उसके बाद ही तुरंत बाद ही मुझे एक इंजेक्शन दिया गया। डॉक्टर आनंद शर्मा ने ही मुझे एक इंजेक्शन दिया था। उन्होंने कहा था ये इंजेक्शन दे रही हूँ, इससे आपको थोड़ा सा नींद आएगा और आपको थोड़ा ठंडा महसूस होगा। आपको अगर ठंडा महसूस हो रहा है, आपको अगर मतलब उसे क्या कहते हैं, कांपुनी नहीं, बुखार नहीं, कांपुनी,
मतलब आपको ऐसे मतलब शिवरिंग हो रहे हैं, तो फिर ही आप हमें बताना कि आपको अगर मतलब शिवरिंग हो रहे हैं, तभी आप मुझे बताना। मतलब बुखार नहीं आएगा, जस्ट वही होगा। तो आप जल्दी से मुझे बता देना। और बहुत ज्यादा ठंड लगने वाला है, जब भी लगे आप तभी बता देना। और आपका भी नींद आने वाला है। अब उस वक्त अमायरा को मुझे दिखाया गया था, मतलब डॉक्टर लोकेश पांडे ने मुझे दिखाया था अमायरा के चेकअप करने के बाद, लेकिन मुझे वो याद नहीं है। मतलब इंजेक्शन दिया गया था, शायद ही मैं एक मतलब नींद के वो ही आ गया था मुझे अभी अब तक वो याद नहीं है कि अमायरा को मुझे दिखाया गया था। मुझे एक हल्का सा ऐसा मेमोरी है कि जैसे बच्चे को ऐसे आकर मुझे दिखाया, इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। और उस वक्त डॉक्टर आनंद शर्मा ने जब मुझे मतलब तब भी मेरा पेट सिला नहीं गया था, तब भी मेरा पेट सिला नहीं गया था। तब डॉक्टर आनंद शर्मा जब अमायरा हुई, तभी डॉक्टर आनंद शर्मा ने मुझे कहा कि आप अपने हस्बैंड को खबर देना चाहोगे। मैंने कहा हाँ, कैसे देंगे खबर। तो कह रहे हैं कि आप एक काम करो, फोन करो। आपको फोन नंबर पता है? आप सुप्रियो की, आप तो सब लोगों को पता है, इतने ज्यादा सब लोगों के पास 2-3 नंबर है, मोबाइल्स है, तो अब कौन किसके मतलब नंबर याद रखता है। अब तो सारे जो नंबर होते हैं ना, वो तो सारे मोबाइल में रहते हैं, और हम तो अब किसी के नंबर याद नहीं रखते। तो फिर मैंने कहा कि हाँ मैं बताऊंगा। और पता नहीं कैसे मेरी मेमोरी में शायद रह गए थे सुप्रियो के नंबर, मुझे तो ऐसे याद नहीं रहता। अभी भी आप पूछो तो मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं उस वक्त सुप्रियो के नंबर मैंने डॉक्टर को बताया था, और डॉक्टर ने सुप्रियो को फोन किया था। और सुप्रियो जो थे वो बाहर वेट कर रहे थे कि कब ओटी से कॉल आए, और वो तुरंत मतलब वो ऊपर एक लॉबी में वेट कर रहे थे, और उनको बताया गया था कि अनाउंस करेंगे ओटी से, जी अगर आपका पेशेंट का ऑपरेशन हो जाए तो एक अनाउंसमेंट होगा, तभी आप लोग नीचे ओटी के सामने आएंगे, वरना बिना कारण आप ओटी के सामने भीड़ मत करो। तो फिर वो लोग एक लॉबी में वेट कर रहे थे, और वो लोग अनाउंसमेंट के वेट ही कर रहे थे। लेकिन सुप्रियो के पास जब भी बार बार फोन जा रहा था, तो सुप्रियो फोन नहीं उठा रहे थे, क्योंकि वो कंसंट्रेट कर रहे थे कि मतलब वो अपने आप में मंत्र पढ़ रहे थे, और वो कंसंट्रेट कर रहे थे कि जब भी मतलब ओटी से कॉल आएगा तभी हम नीचे जाएंगे। वो फोन को बार बार कट कर रहे थे। ऐसे करते करते 2-3 बार होने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने फोन उठाया, और तब मेरे आवाज सुनाई दिया उसको कि तुमने कहा था ना, मैंने ऐसे बोला कि तुमने कहा था ना कि अमायरा आएगी। हमने ना पहले नाम डिसाइड कर लिया था कि बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। तो मैंने उनका कहा, और मेरे हस्बैंड हमेशा से ही बोलते रहते थे कि मुझे मेरे बेटी ही होगा, देखना मुझे बेटी ही चाहिए, बेटी मुझे बहुत पसंद है, मुझे लड़की। तो मैंने ऐसे कह दिया उसको फोन करके, तुमने कहा था ना कि अमायरा आएगी, अमायरा आने वाली है, तो अमायरा ही आई है। तभी ओटी से अनाउंसमेंट आया, और वो ओटी के सामने ही खड़े हुए थे, और तभी अमायरा को बाहर ले जाया गया स्ट्रेचर में, मतलब उसकी जो छोटा सा कॉट था वो उस पर लेटा के उसको बाहर ले गया। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं तुम्हारा बात सुनूं फोन में। पहले तो तुम्हारी बात आवाज सुन के मैं थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि ओटी से तुम कॉल कर रहे हो, ऐसा मतलब कभी सुना नहीं है किसी पेशेंट का ऑपरेशन होते होते कॉल करता है कोई पेशेंट। तो एक तो तुम्हारी आवाज सुन के मैंने सोचा क्या हो गया, तुम क्यों कॉल कर रहे हो, एक तो घबरा गई थी। दूसरी बात है, मैं तुम्हारी बात सुनूं या अपने बच्चे को देखूं, या फिर उसके नाना जी को देखूं, मतलब मेरे पापा को, क्योंकि मेरे पापा जो है वो खुशी के मारे डांस करने लग गए थे। अब मैं जब ओटी में मुझे ले जाया गया, तब मेरे सामने सुप्रियो और पापा थे, लेकिन उसके तुरंत बाद ही जब मुझे ओटी में ले जाया गया, उसके बाद ही साबिना भी आ गई थी। तो ये तीनों ही वेट कर रहे थे। मेरी एक चाचा जी भी थे, आलम चाचा, तो वो ये चारों वेट कर रहे थे। बच्चे को देखने के बाद आलम चाचा चले गए, लेकिन साबिना और सुप्रियो और पापा ही वेट कर रहे थे। तो सुप्रियो कह रहे थे कि मैं साबिना की एक्साइटमेंट देखूं कि वो कितने एक्साइटेड है, या फिर मैं उसकी नाना जी को देखूं कि वो डांस कर रहे हैं, या फिर मैं तुम्हारी बात सुनूं, या फिर मैं अपने बच्चे को देखूं। फिर सुप्रियो ने मुझे फोन में कहा कि तुम रखो, अमायरा को बाहर ले आया गया है, मैं उसे देखता हूँ। अब ये जो फोन वाला सेक्शन है, जो बात करने वाला सेक्शन है, ये भी मैं भूल चुकी थी। ये मुझे जब बिल्कुल सेंस आया 2 दिन बाद, सुप्रियो कह रहे थे पता है तुम्हें याद है, तुमने मुझे फोन किया था। मुझे याद नहीं, सच में मुझे तब याद नहीं था। अभी मुझे याद आता है, वो जब बोलते हैं तो मुझे याद आता कि हाँ मैंने कॉल किया था। मतलब मुझे इंजेक्शन दिया गया था ना, उसी की वजह से मतलब जो है मैं भूल चुकी थी। उसके बाद फिर अमायरा हुए, और उसके बाद
सब लोग बहुत खुश हो गए। और अचानक से ना मुझे बहुत ठंड लगने लगी, अचानक से। बाय बाय अमायरा, टाटा टाटा। तो अचानक से ना मुझे बहुत ठंड लगने लगी। तो फिर मैंने तब डॉक्टर को बताया कि मुझे बहुत ठंड लग रहा है। तो डॉक्टर ने कहा मैंने बताया था ना आपको ठंड लगते वक्त तुरंत बता देना, तो हम जल्दी से आपको और एक दूसरा इंजेक्शन देंगे। तो जल्दी से उन्होंने दूसरा इंजेक्शन दे दिया। तो सारे इंजेक्शन ना वो सलाइन में ही दिया जा रहा था, मेरे शरीर में कोई पेन नहीं हो रहा था उस वजह से। तो उसके बाद बहुत ज्यादा ठंड लगने लगा। जो ओटी वाले जो मतलब मुझे उसके बाद स्टिच करने के बाद मुझे बाहर निकाला गया और पापा सुप्रियो आया, सुप्रियो ने मेरी यहाँ पे एक किस किया और पापा ने भी। और सबके फेसेस देखे मैंने पापा से कुछ पूछी कि पापा आप हैप्पी हो ना? पापा कह रहे कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मतलब इन दोनों की, इन तीनों की, मतलब सबिना ने मुझसे कहा तेरी बेटी ना बाहर निकलते ही पोज दे दिया, ऐसे करके उसने जब फोटो खींच रही थी ऐसे करके। हमारा का एक पिक्चर है बाहर निकलते वक्त, वो ऐसे करके मतलब उसका एक पिक्चर है। तो मेरी सबिना ने कहा तेरी बेटी तो बाहर निकलते ही पोज देने लगी। और सुप्रिया भी बहुत खुश थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सब खुश तो होंगे ना, मतलब सब कुछ सही सही हुआ। तो पापा बहुत खुश थे। पापा कहने लगा कि मतलब मैं इतना खुश हूँ मैं बयान नहीं कर सकते, मैं फोटो फेसबुक में डालूं? उसी वक्त पूछ रहे। मैंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं बिल्कुल मत डालना। तो फिर ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद ही वहां से बोला गया कि जो घर वाले हैं वो आप लोग ऊपर चलो, बच्चे को ऊपर लेकर जा रहा है, तो मम्मी को थोड़ी देर बाद लेके जाएंगे। तो आप लोग ऊपर चलो जहाँ पर मतलब बच्चे को रखा जाता है। जो मेरी 49A जो रूम था उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ही बच्चे रखा जाता था, उसमें वहां पर। तो फिर पापा सुप्रियो सबिना वो तीनों चले आए ऊपर और मैं अकेली थी नीचे। और जो मतलब स्टाफ थे वहाँ के, मुझे जब बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगी तो फिर उन्होंने क्या किया, कंबल ओढ़ दिया मुझे और कह रहे ये पेशेंट तो मर जाएंगे, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, उसको जल्दी से जल्दी उसके रूम में शिफ्ट किया जाए। आप लोग डॉक्टर को बोलो बाकी फॉर्मेलिटीज जो है वो बाद में पूरा करने के लिए। उसके बाद फिर मुझे वहां से वो लोग जल्दी जल्दी काम निपटा के उसके बाद वो लोग मुझे फिर वहां से लेके आए ऊपर। मैं जब ऊपर आई तो मैंने देखा कि ये तीनों वेट कर रहे थे और मुझे पहले लेके जाया। और मैं बहुत बात कर रही थी, मुझे नींद आ रहा था, मुझे पता है कि मुझे जोर से नींद आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरे बात करना रुक ही नहीं रहता। मुझे आप लोगों को तब तक पता चल गया होगा कि बिंजिर कितनी बातें करती है। तो वो उस वक्त भी मैं बहुत ज्यादा बात कर रही थी और सभी ना बहुत गुस्सा हो रही थी कि तू ऐसे बात मत किया कर, तू आंख बंद करके सो जाया कर, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाद में बहुत तेरा तबीयत खराब होगा। तो मैंने ऐसे करके मैं देख रही थी उन लोगों को कि लेटी रहे, ये अपना पीछे का हिस्सा मत उठाओ, अपना गर्दन मत उठाओ, आप तुम्हारे गर्दन में दर्द हो जाएगा, पता नहीं तुझे क्या होगा, वॉमिटिंग होगा। मतलब वो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी ऐसे डांट रही थी मुझे। लेकिन मुझ में इतनी एक्साइटमेंट थी, मैंने कहा मुझे बच्चा दिखाया नहीं। फिर डॉक्टर ने कहने लगा अरे मैंने तो तुम्हें बच्चा दिखाया है, तुम्हें याद नहीं है? फिर मुझे फिर से देखना था हमारा को। फिर मैंने नर्स को बुलाया और मैंने बोला, तो नर्स ने कहा कि थोड़ी देर बाद जब आपके जो विजिटर्स है चले जाएंगे तब आपके पास उसको फीड करवाने आऊंगे, तो आप अभी थोड़ा रेस्ट करो। उसके बाद पापा सुप्रियो और थोड़ी देर बाद सबिना को मैंने कहा कि तू बहुत देर से है, अभी तेरे घर में जाकर खाना भी बनाना पड़ेगा, तो तू चली जा, हम फिर बाद में आना। तो कह रहे कि उसने कही कि हम शाम को आएंगे, हम अभी चले जाते हैं। फिर शबिना चली गई। उसके बाद पापा और सुप्रियो को भी मैंने कहा आप लोग भी अभी चले जाओ, क्योंकि सुबह से बिल्कुल एकदम 5 बजे आके बैठे हुए थे और 5 बजे घर से निकले थे और वहाँ तो 6 बजे के पहले ही चले गए थे, तब से बैठे हुए हो, अभी 12 बजने की करीब हो गया, आप लोग अभी चले जाओ। फिर पापा और सुप्रियो फिर चले आए। बच्चे वो लोग बहुत खुश थे, कह रहे कि बच्चा बहुत अच्छा हुआ है। और हमारा बहुत हेल्दी भी हुई थी, जैसे पहले बताया गया था आप अंडर वेट हो। मेरा तो 12 किलो वेट कम हो गया था। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं खा नहीं पाती थी, तो 12 किलो वेट कम हो गया था। तो इस वजह से कहा गया था कि बच्चे का वेट भी शायद अच्छा नहीं होगा। तो बच्चा मेरी हमारा 3.5 किलो की हुई है, तो काफी अच्छा वेट था उसका। तो डॉक्टर मुझे उस बात की सेटिस्फेक्शन थी हमारा होने के बाद, ना उसका जॉन्डिस था ना उसका वेट कम था और उसमें उसका कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं था। तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन थी कि चलो मेरी दुआ गॉड ने कबूल कर ली और मुझे एक स्वस्थ बच्चा दे दिया। इसके लिए मैं आभारी रहूंगी
सच में मैं डॉक्टर की, साइंस की तो आभारी रहूंगी ही, लेकिन मैं साथ ही साथ एक गॉड की भी आभारी रहूंगी कि मुझे हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया और मुझे इतनी सुंदर एक बच्चा दिया। थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से अमायरा हुई और इसके आगे की जो कहानी है हम आगे बताएंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब अमायरा हुई ना, तब पता है पहली बात जो मेरे दिमाग में आई, एक तो मेरा बच्चा स्वस्थ है क्या, वो मैंने सोचा। लेकिन जब मैं ओटी से बाहर निकली, मैं जब अकेली वहां पे लेटी हुई थी स्ट्रेचर पर, तब मैं ये सोच रही थी, मेरी शादी हुई थी 2014 में और अमायरा हुई 2020 में, लगभग 6 साल के करीब, मतलब अप्रैल में मेरी शादी हुई थी, तो लगभग 6 साल के करीब, 6 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ। हाँ, मतलब लगभग 6 ही साल होगा, क्योंकि अप्रैल और जनवरी में कितना फर्क रहता है, 4 ही महीने का होता है ना। तो मुझे एक ख्याल दिमाग में आए, इन 6 सालों में बहुत लोगों ने बहुत बातें की, मुझे बहुत बातें सुनाई, और जहां मैं जाती नहीं भी थी वहां से भी मेरी बहुत करीबी रिश्तेदार मुझे आके बोला करते थे, सारी जगह पर ऐसे बातें होती थी कि बेंजीर का बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, उसका बच्चा कब मिलेगा। और फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे टेक्स्ट भी करते थे, क्या हुआ, तू खुशखबरी सुनाएगी नहीं क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता था। मैं तब ना वहां पे लेटी हुई थी और मैं बस यही सोच रही थी कि आई डिड इट। पहले जो शब्द मेरे इसमें दिमाग में आ रहा था कि आई डिड इट, मतलब मुझे इतना बातें सुननी पड़ी, इतने लोगों की बातें सुननी पड़ी। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा था, कभी मेरे हस्बैंड कहते थे कि हमारी 2 मिसकैरेज हो चुका था, तो तुम हौसला मत छोड़ना, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, देखना सब कुछ सही होगा, तुम बस हौसला रखो। मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रह चुके हैं इस मामले में, मुझे कभी भी कोई भी दोष नहीं दिया, कभी भी कोई बात नहीं कही। लेकिन जो मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी किस्से में ज्यादा से ज्यादा वुमेन लोग मुझे सवाल करते थे, ज्यादा से ज्यादा वुमेन गर्ल्स मुझसे ये बातें करते थे। तो एक गर्ल्स की तकलीफ एक गर्ल्स नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे। आज मैंने सोचा था मैं इस बारे में कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन आज अचानक से दिमाग में आया और मैं बात करने लगी। एक लड़की जिसके शादी नहीं होती या फिर शादी होने में लेट हो रही है, उसको बार बार मत ये जताओ कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है या फिर तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। उसको बार बार मत बताओ कि क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी शादी, मत पूछो। जो लड़की है उसकी शादी वो खुद चाहते हैं कि हो या फिर उसके माँ बाप चाहते हैं कि हो। बाहर के लोग ऐसे बार बार बोलने से ना दिल में बहुत तकलीफ होता है। मेरी शादी से पहले भी मुझे बहुत लोगों ने ऐसा कुछ कहा जो मुझे बहुत तकलीफ होता था, तो मुझे ये पसंद नहीं था। उसी तरह अमायरा होने से पहले भी ऐसे बहुत लोग हैं जो फेसबुक में टेक्स्ट किया करते थे, जो व्हाट्सएप में टेक्स्ट किया करते थे, बाकायदा बहुत दिन बाद भी बात होता था। तो पहला सवाल यह होता था, क्या हुआ, अभी तक कोई गुड न्यूज आया क्यों नहीं। तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। आपको थोड़ी पता है कि जिस इंसान से आप ये पूछ रहे हो वो इंसान कौन से दौर से गुजर रहे हैं, आपको पता नहीं है ना, तो फिर आप मत पूछिए ना। जिनका बच्चा होना होगा वो खुद ब खुद चाहेगी कि उसको लेना। अमायरा को देखना, जिनको बच्चा चाहिए उसको वो खुद ब खुद चाहेंगे कि उसको बच्चा हो। उसके फैमिली वाले हैं, सब उसके केयर करते हैं, तो वो चाहेंगे ना। आपके बोलने से क्या आ जाता है, बस आपके बोलने से दिल में दुख पहुंचते हैं। मुझे कभी कोई पॉजिटिवली ये नहीं पूछा कि कोई प्रॉब्लम है या तू कहीं डॉक्टर दिखा रही है, नहीं। सभी लोग मुझे नेगेटिवली पूछते रहते थे और जब मैं बोलती रहती थी सभी लोगों को कि मैं बाद में जब होगा गुड न्यूज तो आपको बता देंगे, अभी पूछने की कोई बात नहीं। जब देख रहे हैं कि गुड न्यूज आ नहीं रहे हैं तो रोज रोज ये पूछने में क्या आ जाता है, क्यों पूछना भाई। ये ऐसे पूछने से तकलीफ होता है, मत दो ना तकलीफ। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त है, मेरे ऐसे फ्रेंड है, ऐसे रिलेटिव्स है जिन लोगों को बच्चा होने में लेट हो रहा है। मुझे पता है, देखते ही तो पता चलता है कि वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, शायद कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कोई फैमिली प्रॉब्लम है। जिद्दा इसको भी बोलना है, तो हो सकता है ना इस वजह से। तो उन लोगों को आप क्यों दोबारा से सवाल करो। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके बच्चा हुआ नहीं है,
मैं नहीं जानती, वो लोग लेना नहीं चाहते, या फिर उन लोगों को लेट हो रहा है, कोई मेडिकल कंडीशन खराब है, या फिर फैमिली कंडीशन खराब है, या कुछ नहीं। मैं तो देख के आ रही हूँ, मेरे से पहले 8-10 साल हो गए शादी के, लेकिन उन लोगों को बच्चा नहीं हुआ। इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। अब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, ये मुझे लगता है एक सेंसिबल पर्सन के तरह मुझे लगता है कि उसमें शायद कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए उनका बच्चा नहीं हुआ। तो फिर मैं क्यों पूछने जाऊं, उनके प्रॉब्लम को और क्यों बढ़ाऊं? वो लोग तो एक तकलीफ से गुजर रहे हैं ना, और एक तकलीफ उन लोगों को क्यों दूं, ये सवाल पूछ के। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, सच में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज प्लीज किसी भी शादीशुदा जोड़ों को अगर बच्चा नहीं हो रहा है या फिर लेट हो रहे हैं, तो बार बार उससे मत पूछिए। तकलीफ होता है, पूछने से भी तकलीफ होता है। जब गुड न्यूज आना होगा तो बता देंगे ना, वो लोग खुद से पता चल जाएगा ना। जब बच्चा होगा, अभी हमारा हुआ है, पता चल गया है ना सबसे। मुझे भी पता चलता है कि कौन से रिलेटिव्स क्या बातें करते हैं, कौन से फ्रेंड्स क्या बातें करते हैं, मुझे भी पता चलता है। दुख पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी हमें स्माइल से सबके साथ बात करना होता है। तो ऐसे सिचुएशन मत कीजिए कि बाद में ये मलाल दिल में रह जाए कि उन्होंने ऐसा पूछा था मुझसे, उन्होंने ऐसा कहा था मुझसे। तो ऐसे मत कीजिए। मैं हर एक चीज के लिए, मैं अपने हर एक दोस्त के लिए भी बोलना चाहूंगी, आप लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम है या मेरी तरह कोई प्रॉब्लम थी, आप लोग डॉक्टर से सलाह लीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को मदद मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को लेकर कोई भी क्रिटिसिज्म मुझे सहन नहीं होता। कोई भी अगर किसी से सहन मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं पूछती हूँ किसी से। आप लोग ये मत सोचना कि बेंजीर नहीं पूछती है इसका मतलब उसका कोई कारण है। मैं इसीलिए नहीं पूछती हूँ कि आप लोगों से अगर पूछा जाए एक ही बात, तो शायद आप लोगों का जो दुख तिलक है उसमें हाथ रखा जाएगा। तो मैं पसंद नहीं करती हूँ किसी के बेटी की अगर शादी नहीं हो रहा है तो उसके बारे में पूछना, या बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके बारे में पूछना मैं पसंद नहीं करती हूँ। हार्डली मैं ऐसा पूछ सकती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं सजेशन दे सकती हूँ कि डॉक्टर कहाँ पर होगा, कि मेरी ट्रीटमेंट कहाँ से हुई, या फिर कैसे ट्रीटमेंट हुई, आप अच्छे ऐसे कर सकते हो। लेकिन जो मुझसे पूछा गया था वैसे सवाल प्लीज मत किसी से पूछिए। अब मैं जो बोल रही हूँ वो सबको पता होगा कि मैं आप सभी के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। सब लोग मैसेंजर में मुझे मैसेज करते थे, क्या वाह गुड न्यूज मिला कि नहीं। ये बहुत तकलीफ देता है, मत कीजिए ना, ऐसा मत कीजिए। आप लोग औरत है, आप खुद एक औरत है, एक औरत होकर आप एक औरत को कैसे ऐसे पूछ सकते हो। तो बस मुझे यही करना था। मेरे कोई मतलब ऐसा कोई हमारा आने के बाद सारे सब कुछ मैं बोल चुकी हूँ, किसी के लिए मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मुझे ये बोलना था कि आगे जाके मुझे जो तकलीफ हुई आगे जाके किसी और को ना हो, ये आप लोग थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। मुझे कोई मतलब दिलासा देने की जरूरत नहीं है कि वी आर सॉरी कि हमने ऐसा बोला, कि आप ये मैं सुनना नहीं चाहती आप लोगों से सॉरी। मैं बस ये सुनना चाहती हूँ कि आप लोग किसी दूसरे को ये मत बोलना, प्लीज मत बोलना। तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है, आप नहीं समझ सकते कितनी तकलीफ होता है। तो प्लीज मत बोलिए ऐसे बातें किसी से भी, ठीक है। और दूसरे जगह जाकर भी किसी और से भी इस बारे में बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता ना। किसी के पीठ पीछे भी ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, तो मत बोलिए। तो खुशी रहिए, सबको खुशियां बांटते रहिए, और हमारा है तो सबको खुशियां बांटते ही पड़ेगा। और मैं जैसे कहती रहती हूँ, आपकी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। भाई प्रॉब्लम आई है तो क्लीन बोल कर दीजिए, हो जाएगा। मैंने भी किया है, आप लोगों का भी होगा। और ऊपर वाला जो है वो किसी के झोली खाली नहीं रखता, जरूर पूरा करेगा, किसी न किसी तरीके से जरूर पूरा करेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। चलिए फिर हॉस्पिटल में आगे क्या हुआ वो हम बाद में बात करते हैं, आज इतना ही। तो अभी मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करवाना है, तो ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं। तब तक आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ रहिए। मेरी आज की वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरी बातों का प्लीज बुरा मत मानिए, क्योंकि मैं एक पूरा सब वुमेन की तरफ से ही मैं आप सबसे ये बिल्कुल अपना समझकर ही मैं ये बातें आप सबको बोल रही हूँ कि आगे आप लोग ध्यान रखिए, ताकि आपके बातों से किसी की फेस में
दुख ना पहुंचे, हर एक के फेस में स्माइल हो। आप ऐसे बातें किया कीजिए, सबसे ऐसे बातें किया कीजिए ताकि आपको स्माइल मिले सबके फेसों से, ना कि आपके बातों से किसी को दिल में तकलीफ हो। तो ये ध्यान जरूर रखना है ना मायरा। थैंक यू सो मच मुझे अब तक सुनने के लिए और मेरे साथ देने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।